हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग वादे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल, और ध्यान रखिएगा आप लोग, पूर्व वैदिक काल के सारे टॉपिक हो चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पूर्व वैदिक काल में हम लोग देख चुके हैं आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का भौगोलिक विस्तार अथवा भौगोलिक क्षेत्र, आर्यों का पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, और आर्थिक व्यवस्था कैसा था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था। तो सारे एस्पेक्ट आप लोग पीछे के देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7618025304। तो आइए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ, और एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मैक्सिमम आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक तथ्य देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए, तो यह उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को हम लोग देख चुके हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं भौगोलिक विस्तार। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूर्व वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार हमने पढ़ाया है, या भौगोलिक जो क्षेत्र आर्यों का, तो उसको पढ़ने के बाद आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अंतर क्या है, कहाँ तक इनका विस्तार उत्तर वैदिक काल में हुआ, यह भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो है भौगोलिक विस्तार अथवा क्षेत्र विस्तार, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने देखा, जिसे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, कि पूर्व वैदिक काल के लिए या पूर्व वैदिक काल से संबंधित जानकारी का स्रोत जो था एकमात्र वेद, जिसे ऋग्वेद कहते हैं, जिसे ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद से मात्र पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि उत्तर वैदिक काल में ठीक है, मुख्य जानकारी का जो स्रोत है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है, वह है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी देता है वह 3 वेद देता है। नंबर 1 सामवेद, नंबर 2 यजुर्वेद, और नंबर 3 यानी थर्ड अथर्ववेद। इन 3 वेदों के द्वारा उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वह उनका भौगोलिक विस्तार हो, चाहे वह उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो, या सोशल सिस्टम हो, या रिलीजियस सिस्टम हो, कोई भी हो, इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण वेद पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे कि शतपथ ब्राह्मण किसका है, तो यह यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यानी यजुर्वेद में मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, सदानीरा यानी गंडक नदी, जो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, देवरिया गोरखपुर के क्षेत्रों में बहती है, ठीक, जिसे राप्ती नाम भी दिया जाता है। तो वही सदानीरा अथवा गंडक नदी का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के बारे में जो जानकारी मिला ऋग्वेद में, वह यमुना नदी का मिला 3 बार, गंगा का 1 बार मिला, और गोमती का 1 बार मिला। आर्यों का विस्तार यहीं तक था। उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का जो क्षेत्र विस्तार था, यही यमुना नदी तक के क्षेत्रों तक ही था, इसके उत्तर पूर्व में ही था। ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंधु, सप्त सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच आप लोगों को बताए थे कि जो आर्यों का यह क्षेत्र विस्तार था 3 देशों में, इंडिया यानी भारत, ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत, इसके बाद वर्तमान में पाकिस्तान हो गया है, और इसके बाद अफगानिस्तान, यह 3 देश
पूर्व वैदिक कालीन आर्य में, उत्तर वैदिक काल में भी था। लेकिन इसका उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किधर हुआ? तो विस्तार हुआ उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में, यानी उत्तर पूर्व भारत में, इंडिया में ही उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? यह गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। तो गंडक नदी का उल्लेख मिलता है कि आर्यों का या यहाँ गंडक नदी तक आर्यीकरण हो गया, यानी आर्यीकरण हो गया मतलब आर्य यहाँ तक पहुंच गए। आर्य जो है इस गंडक नदी तक पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी से गंडक नदी तक पहुंच गए। पहुंचने का मुख्य कारण क्या था? आप लोगों को हम बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है तो इसको हम ठीक कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 1000 ईसा पूर्व में आयरन की खोज हो गई, लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज से जंगलों की कटाई हुई और आर्यों का क्षेत्र विस्तार यानी निवास क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो गई। इधर उत्तर पूर्व भारत में गंडक नदी तक पहुंच गए। इसके बाद इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सदा नीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। वेद पूछेगा, यजुर्वेद आप लोग जानते रहिएगा, ट्रिक कर दीजिएगा एग्जाम में, उल्लेख मिलता है। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, नदी के रूप में देखते हैं। तो और एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है कि अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा आप लोग, अथर्ववेद में अंग और मगध, अंग और मगध, मगध से तात्पर्य जो आज बिहार में पटना पड़ता है, ठीक है, उस समय पाटलिपुत्र मगध का क्षेत्र वही था, ठीक, प्राचीन भारत में। तो मगध और अंग यह दोनों जो क्षेत्र थे यह क्या था? आर्यीकरण से बाहर थे, यानी आर्य यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा है गया है कि अंग और मगध जनपद का, महाजनपद या जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस वेद में? तो अथर्ववेद में। कई बार यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, उत्तर प्रदेश आरओ में भी आ चुका है, बिहार पीसीएस में भी, आईएएस में भी, सभी परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके जीआईसी लेक्चरर, एनटीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम हो चाहे अन्य किसी एग्जाम से संबंधित हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग और मगध जनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो क्या कहा गया है अथर्ववेद में? अंग और मगध के क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है? व्रात्य, व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रात्य शब्द से तात्पर्य है जिसे छुआ न जा सके, यानी म्लेच्छ, ठीक है, जिसे छुआ न जा सके, अछूत लोग, अनटचेबल लोग, यानी म्लेच्छ लोग। इसलिए इनके लिए जो शब्द का प्रयोग वेद में, अथर्ववेद में किया गया है, व्रात्य शब्द का, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अंग मगध जो जनपद है, कभी कभी स्टूडेंट यह समझ लेते हैं कि आर्य यहाँ तक पहुंच गए थे, नहीं, अंग और मगध जनपद बाहर था, उसके आर्यीकरण से बाहर था। उत्तर वैदिक काल में केवल गंडक नदी यानी सदा नीरा नदी तक ही यह पहुंच पाए थे आर्य। इसके उत्तर पूर्व में नहीं गए, पूर्व के क्षेत्र के तरफ नहीं बढ़े, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अथर्ववेद में यह उल्लेख मिलता है, अंग मगध जनपद जो है आर्यीकरण क्षेत्र से यह बाहर था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, दक्षिण भारत में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। तो दक्षिण भारत में इससे तात्पर्य है विंध्य पर्वत के पास, विंध्य पर्वत के पास जो रेवा नदी है वह, उसका तादात्म्य नर्मदा नदी से लगाया गया है कि इसी नदी का उल्लेख इस शतपथ ब्राह्मण में मिला और इन ब्राह्मण में मिला, यानी दक्षिण भारत के भी एक नदी का उल्लेख मिलता है, नर्मदा नदी। इससे यह लगता है कि आर्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक के क्षेत्रों में पहुंच गए, यानी दक्षिण में इनका विस्तार नर्मदा नदी के क्षेत्रों तक था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो नदियां हो गई। अब पर्वत को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्र विस्तार में पर्वत और नदी को ही आधार मान के हम लोग चलते हैं। तो पर्वत चोटी के रूप में हम लोग देख लेते हैं। पर्वत चोटी का उल्लेख त्रिकुंद, कैंच और मैनाक,
उत्तर वैदिक काल में इन 3 पर्वत चोटी यानी श्रेणी शिखर का उल्लेख मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जबकि पूर्व वैदिक काल में केवल एक पर्वत चोटी का उल्लेख मिलता है, वह मुजवंत। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जबकि उत्तर वैदिक काल में त्रिकुंद, कैंच और मैनाक, इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और पूर्व वैदिक काल का जो पर्वत शिखर है, ठीक है, मुजवंत, उसको भी जानते रहिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में त्रिकुंद, कैंच और मैनाक 3 पर्वत शिखर का नाम मिलता है। और यह कहाँ स्थित है? यह हिमालय के क्षेत्रों में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हिमालय के क्षेत्रों में, यानी हिमालय के क्षेत्रों में पर्वत चोटियां थी, इन क्षेत्रों में स्थित था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कौशितकीय उपनिषद में। कौशितकीय उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है दक्षिण भारत के। अब उत्तर भारत में हिमालय के 3 चोटियों का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में, त्रिकुंद, कैंच और मैनाक, जबकि कौशितकीय उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, विंध्य पर्वत को आप लोग जानते ही होंगे, विंध्य पर्वतमाला का उल्लेख मिलता है। तो इससे पता लगता है कि आर्य जो है दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक के क्षेत्रों तक फैल गए थे, और उत्तर पूर्व में यह गंडक नदी तक के क्षेत्रों तक पहुंच गए थे। यानी अंग और मगध का जो क्षेत्र था वहां तक नहीं पहुंचे थे, यानी उसके पहले तक ही जो गंडक नदी थी वही सीमा थी, वहीं तक पहुंचे थे। इस बात का उल्लेख मिलता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है अंग और मगध को आर्य संस्कृति से बाहर रखा गया था। ठीक है, रखा गया है। क्यों आर्य संस्कृति से बाहर रखा गया? क्योंकि आर्य यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे, यहाँ तक नहीं गए थे। कहाँ तक गए थे? या गंडक नदी तक ही गए थे। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इसी में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको बार बार। यहाँ के निवासियों को, यानी अंग और मगध के क्षेत्र के निवासियों को व्रात्य कहा गया। व्रात्य हम लोग डिस्कस कर लिए। व्रात्य से तात्पर्य है जिसे छुआ न जा सके अथवा अनटचेबल। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया। और यह बात कहाँ कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? अथर्व वेद में कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो क्षेत्र विस्तार हुआ वह दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत तक और उत्तर पूर्व भारत में गंडक अथवा सदानीरा नदी तक हुआ। तो इस प्रकार यह अब उत्तर वैदिक में काल में भारत आर्यों का जो आर्यीकरण हुआ या क्षेत्र विस्तार हुआ, वर्तमान में अफगानिस्तान देश से लेकर के पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में यमुना नदी से आगे बढ़कर के गंडक नदी और फिर इधर दक्षिण में नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों तक यह आर्यीकरण हो गया था। इस प्रकार अब इनका क्षेत्र विस्तार आर्यों का यह हो गया, भौगोलिक क्षेत्र यह हो गया। सप्त संधव नदी के साथ साथ सप्त संधव नदी यानी सिंधु और इसकी सहायक नदी के क्षेत्रों के साथ साथ ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के भी बीच तक हो गया, और वह भी यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। ठीक है, गंडक नदी तक क्षेत्र विस्तार आर्यों का हो गया उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा। और इस उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका स्रोत है 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा गंडक नदी का उल्लेख कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत में नर्मदा नदी का उल्लेख, जिसे रेवा बताया गया है, रेवा नदी, नर्मदा नदी का तादात्म्य रेवा नदी से जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा। और पर्वत चोटी का उत्तर वैदिक काल में 3 पर्वत चोटियों का उल्लेख मिलता है, त्रिकुंद, कैंच और मैनाक, जो हिमालय के क्षेत्रों में स्थित थी, हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित थी। और इन्हीं क्षेत्रों से ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल में जो हम लोग मुजवंत पर्वत श्रेणी पढ़े या मुजवंत चोटी पढ़े, इन हिमालय के ही क्षेत्रों में सोम वृक्ष होता था, और जिससे आर्य सोम रस निकालते थे, और जो आर्यों का पेय
मुख्य पेय पदार्थ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंग और मगध आर्य संस्कृति से बाहर था, आर्य संस्कृति से बाहर रखा गया, यानी आर्य यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ के लोगों को अनटचेबल वह कहते थे, इसलिए यहीं तक एक गंडक नदी तक ही इनकी सीमा रह गई। उत्तर वैदिक काल का यह भौगोलिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बाई मैप समझ लीजिएगा। ओके, फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। और कोई आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। आप लोगों की सारी समस्या हम दूर कर देंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा और टू दी पॉइंट कंपटीशन से संबंधित मिलेगा, क्योंकि मैं सिविल को पढ़ाता हूं और अन्य तो एग्जाम सब छोटे मोटे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर हो, सिलेक्शन श्योर है, सर्टेन हो जाएगा, क्योंकि मैं अनुभव अपना बता रहा हूँ। ओके, तब तक पढ़िए आप लोग। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले भाग में।